इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट 2 यूनियन गवर्नमेंट को बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। अगर आप बीसीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस यूनिट में हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी भारतीय संघ की संरचना क्या है, केंद्र सरकार क्या होती है और भारत का संघीय ढांचा कैसे काम करता है। साथ ही हम जानेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, यानी राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्य और जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। फिर हम समझेंगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। साथ ही हम जानेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है और मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, यानी लोकसभा क्या है, लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। और अंत में हम समझेंगे राज्यसभा, यानी राज्यसभा क्या है, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, राज्यसभा की शक्तियाँ क्या हैं और लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है। तो चलिए अब यूनिट 2 यूनियन गवर्नमेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं भारतीय संघ की संरचना क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन यूनियन। भारतीय संघ की संरचना। भारत एक बहुत बड़ा और विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियाँ, परंपराएं और क्षेत्र हैं। इतने बड़े देश को सही और प्रभावी तरीके से चलाने के लिए एक ऐसी शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिसमें सत्ता का सही विभाजन हो और प्रशासन व्यवस्थित ढंग से काम करे। इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान ने भारत को संघीय व्यवस्था वाला देश बनाया है। भारतीय संघ की संरचना का अर्थ है कि भारत में शासन की व्यवस्था किस प्रकार संगठित है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की क्या भूमिका है और दोनों के बीच शक्तियों का किस प्रकार विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। इसका मतलब ये है कि भारत कई राज्यों से मिलकर बना एक संघ है, लेकिन इसकी एक मजबूत केंद्रीय सरकार भी है जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। भारतीय संघ की संरचना क्या है? भारतीय संघ की संरचना का अर्थ है भारत की शासन प्रणाली का वो ढांचा जिसके माध्यम से पूरे देश का प्रशासन चलाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब ये है कि भारत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। वर्तमान समय में भारत में कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका प्रशासन अलग अलग स्तरों पर संचालित होता है। भारतीय संघ की संरचना मुख्य रूप से 3 स्तरों पर आधारित है: केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट; राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट; स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार पूरे देश से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों का संचालन करती है, जबकि राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के प्रशासन की जिम्मेदारी संभालती हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत जैसी संस्थाएं भी प्रशासनिक कार्यों को संचालित करती हैं। केंद्र सरकार क्या होती है? केंद्र सरकार वो सरकार होती है जो पूरे देश के स्तर पर कार्य करती है और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निर्णय लेती है। केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य पूरे देश की एकता, सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करना होता है। भारत की केंद्र सरकार 3 मुख्य अंगों से मिलकर बनी होती है: 1 विधायिका, लेजिस्लेचर; 2 कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव; 3 न्यायपालिका, जुडिशरी। विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है। भारत में संसद, पार्लियामेंट विधायिका का प्रमुख अंग है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। कार्यपालिका का कार्य बनाए गए कानूनों को लागू करना होता है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। न्यायपालिका का कार्य कानूनों की व्याख्या करना और न्याय प्रदान करना होता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायपालिका के प्रमुख अंग हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार पूरे देश के प्रशासन और शासन की मुख्य जिम्मेदारी निभाती है। भारत का संघीय ढांचा। भारत की शासन व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहा जाता है। संघीय व्यवस्था का अर्थ है कि शासन की शक्तियां 2 स्तरों में विभाजित होती हैं: केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोनों के अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
हालांकि भारत की संघीय व्यवस्था थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं। इसी कारण भारत को अक्सर संघीय व्यवस्था वाला मजबूत केंद्रीय राज्य कहा जाता है। संघीय व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता। इन तत्वों के कारण भारत में संघीय व्यवस्था प्रभावी रूप से काम करती है और देश की एकता और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखती है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है, ताकि दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। संविधान की 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल में शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। 1. यूनियन लिस्ट, संघ सूची। इस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, रेल और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय। 2. स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। इस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय प्रशासन। 3. कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, वन, विवाह और श्रम कानून। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होता है, तो सामान्यतः केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाता है। इस प्रकार शक्तियों का ये विभाजन भारत में शासन व्यवस्था को संतुलित और व्यवस्थित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संघ की संरचना इस प्रकार बनाई गई है कि देश की एकता भी बनी रहे और राज्यों को भी प्रशासनिक स्वतंत्रता मिल सके। प्रेसिडेंट, रोल एंड पावर। राष्ट्रपति, भूमिका और शक्तियाँ। भारतीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाता है और वो देश का संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है। इसका अर्थ ये है कि भारत की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती हैं, लेकिन वास्तविक कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार किए जाते हैं। राष्ट्रपति का पद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति का मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना होता है कि देश की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार संचालित होती है। राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत का औपचारिक प्रमुख होता है और देश की कार्यपालिका की सभी शक्तियां उसी के नाम पर प्रयोग की जाती हैं। हालांकि भारत में संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है, इसलिए वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। राष्ट्रपति आमतौर पर उन्हीं की सलाह पर कार्य करता है। इसके बावजूद राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो संविधान की रक्षा और देश की स्थिरता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि आवश्यकता हो तो वो पुनः चुनाव लड़ सकता है और फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि एक विशेष निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से किया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में संसद और राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित सदस्य भाग लेते हैं: लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का चुनाव प्रतिनिधित्व के आनुपातिक प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और एकल हस्तांतरणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे और उसके चुनाव में राज्यों और संसद दोनों की भागीदारी हो। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी आवश्यक होती हैं। उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए और वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति की शक्तियां। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को कई महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करता है। इन शक्तियों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है
और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यपालों, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों तथा कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है। विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वो संसद के सत्र को बुला सकता है और स्थगित कर सकता है। इसके अलावा संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। वो किसी अपराधी की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है। विशेष रूप से मृत्युदंड के मामलों में राष्ट्रपति के पास क्षमा प्रदान करने का अधिकार होता है। आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। संविधान के अनुसार यदि देश में गंभीर संकट उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। आपातकाल 3 प्रकार के हो सकते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। राष्ट्रपति के कार्य और जिम्मेदारियां। राष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य संविधान की रक्षा करना और देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करना होता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों को औपचारिक स्वीकृति देता है। इसके अलावा वो संसद को संबोधित करता है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर देश का प्रतिनिधित्व करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है। राष्ट्रपति देश की एकता और स्थिरता का प्रतीक होता है। उसका पद राजनीतिक मतभेदों से ऊपर माना जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य संविधान की मर्यादा को बनाए रखना होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति भारत की शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और सम्मानित स्थान रखता है। Prime Minister and Council of Ministers। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारतीय शासन प्रणाली संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर आधारित है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। इसलिए भारत की सरकार के संचालन में प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और वही पूरे मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। सरकार की नीतियां बनाना, प्रशासन को दिशा देना और संसद के प्रति जवाबदेह रहना प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की मुख्य जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रमुख होता है और वो देश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का नेतृत्व करता है और सभी महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों में उसकी प्रमुख भूमिका होती है। भारत की संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को अक्सर सरकार का मुखिया कहा जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और सभी मंत्री उसी के नेतृत्व में कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री का पद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देता है और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आमतौर पर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है, उसका नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत साबित करने में सक्षम हो। इस प्रकार प्रधानमंत्री का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। प्रधानमंत्री भारत सरकार का सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी माना जाता है क्योंकि सरकार के अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय उसी के नेतृत्व में लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री की मुख्य शक्तियां और कार्य कई प्रकार के होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है और राष्ट्रपति को विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सलाह देता है। वो मंत्रियों के कार्यों का समन्वय करता है और आवश्यकता पड़ने पर मंत्रियों से इस्तीफा भी ले सकता है। प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और योजनाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो संसद में सरकार का नेतृत्व करता है और संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसके अलावा
प्रधानमंत्री देश की आंतरिक और बाहरी नीतियों के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है और विदेश नीति के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हिंदी में मंत्रिपरिषद कहा जाता है। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करने वाले मंत्रियों का एक समूह होता है जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है। मंत्रिपरिषद में विभिन्न विभागों के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री आदि। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग के कार्यों का संचालन करता है और सरकारी नीतियों को लागू करने में योगदान देता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। इसका मतलब ये है कि यदि संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद की भूमिका सरकार के प्रशासन को प्रभावी ढंग से चलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये सरकार की नीतियों को बनाने, उन्हें लागू करने और देश के प्रशासन को व्यवस्थित रखने का कार्य करती है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह होती है और संसद में सरकार के कार्यों की व्याख्या करती है। यदि संसद सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं होती तो वो सरकार से जवाब मांग सकती है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद मिलकर देश के विकास और प्रशासन के लिए आवश्यक निर्णय लेती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भारतीय शासन प्रणाली के मुख्य कार्यकारी अंग हैं, जो देश के प्रशासन और विकास को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकसभा भारतीय संसद दो सदनों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से लोकसभा को संसद का निचला सदन, लोअर हाउस कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये संसद का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सदन माना जाता है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। इसे अक्सर जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें देश के नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लोकसभा के माध्यम से जनता सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखती है और देश की नीतियों और कानूनों के निर्माण में भाग लेती है। लोकसभा क्या है? लोकसभा भारतीय संसद का पहला और प्रमुख सदन है। इसका मुख्य कार्य देश के लिए कानून बनाना, सरकार के कार्यों पर निगरानी रखना और जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करना है। लोकसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये प्रतिनिधि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों, कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतकर लोकसभा में आते हैं और वहां अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा का नेतृत्व स्पीकर करता है। स्पीकर कर लोकसभा की बैठकों का संचालन करता है और ये सुनिश्चित करता है कि संसद की कार्यवाही व्यवस्थित और नियमों के अनुसार चले। लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। भारत में हर 5 वर्ष में सामान्य चुनाव, जनरल इलेक्शंस आयोजित किए जाते हैं, जिनमें देश के नागरिक अपनी प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकसभा चुनाव में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर सकते हैं, बशर्ते वे चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता सूची में शामिल हों। भारत को कई निर्वाचन क्षेत्रों, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विभाजित किया गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि लोकसभा के लिए चुना जाता है। जिस उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं, वही उस क्षेत्र का लोकसभा सदस्य बन जाता है। इस प्रकार लोकसभा के सदस्य सीधे जनता के वोट से चुने जाते हैं, इसलिए इसे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। लोकसभा की शक्तियां और कार्य। लोकसभा की कई महत्वपूर्ण शक्तियां और कार्य होते हैं जो देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। संसद में नए कानूनों के प्रस्ताव, बिल प्रस्तुत किए जाते हैं और उन पर चर्चा के बाद उन्हें पारित किया जाता है। यदि लोकसभा किसी बिल को पारित कर देती है तो वो आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। लोकसभा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखना है। लोकसभा के सदस्य सरकार से विभिन्न मुद्दों पर सवाल पूछ सकते हैं और सरकार को जवाब देना पड़ता है। इससे सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। लोकसभा को वित्तीय मामलों, फाइनेंशियल मैटर्स में
विशेष शक्ति प्राप्त है। बजट और धन से संबंधित सभी विधेयक, मनी बिल्स, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा लोकसभा को ये अधिकार भी होता है कि यदि सरकार अपना विश्वास खो देती है तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करके सरकार को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका मतलब ये है कि एक बार चुनाव होने के बाद लोकसभा 5 वर्षों तक कार्य करती है। हालांकि यदि किसी कारणवश सरकार बहुमत खो देती है या राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो जाती है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है। ऐसी स्थिति में नए चुनाव कराए जाते हैं और नई लोकसभा का गठन किया जाता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराए जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार लोकसभा भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है, जहां जनता के प्रतिनिधि देश के प्रशासन, कानून निर्माण और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को संसद का निचला सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन, अपर हाउस होता है। राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और संसद में बनाए जाने वाले कानूनों की समीक्षा करना होता है। राज्यसभा को अक्सर काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि केंद्र सरकार के निर्णयों में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और कानून बनाने की प्रक्रिया में संतुलन बना रहे। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा भारतीय संसद का दूसरा और स्थायी सदन है। इसका मुख्य कार्य संसद में प्रस्तावित कानूनों पर चर्चा करना, उन्हें संशोधित करना और उनके बारे में निर्णय लेना होता है। राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं किया जाता। इसके सदस्य अलग अलग समय पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। वे राज्यसभा की बैठकों का संचालन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चले। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। राज्यसभा के अधिकांश सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एकल हस्तांतरणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को उनकी शक्ति के अनुसार प्रतिनिधित्व मिल सके। राज्यसभा में कुल अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से अधिकांश सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से चुने जाते हैं। राज्यसभा की शक्तियां और कार्य। राज्यसभा के पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं। इसका मुख्य कार्य संसद में बनाए जाने वाले कानूनों पर चर्चा करना और उन्हें पारित करने की प्रक्रिया में भाग लेना है। जब संसद में कोई सामान्य विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना आवश्यक होता है। राज्यसभा उस विधेयक पर चर्चा कर सकती है, उसमें संशोधन का सुझाव दे सकती है और उसे पारित या अस्वीकार भी कर सकती है। राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि वो केंद्र सरकार के कार्यों पर चर्चा और समीक्षा करे। इसके माध्यम से सरकार की नीतियों और निर्णयों पर बहस होती है और प्रशासनिक कार्यों की जांच की जाती है। इसके अलावा राज्यसभा कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति भी दे सकती है। ये राज्यसभा की एक महत्वपूर्ण विशेष शक्ति मानी जाती है। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही भारतीय संसद के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन इनके बीच कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे भंग किया जा सकता है,
जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जाता। लोकसभा में वित्तीय मामलों से संबंधित विधेयक मनी बिल्स प्रस्तुत किए जाते हैं और इस विषय में लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी ओर राज्यसभा मुख्य रूप से कानूनों की समीक्षा करने और राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का कार्य करती है। इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर भारतीय संसद को पूर्ण बनाते हैं और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यूनिट 2 यूनियन गवर्नमेंट के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझा, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन यूनियन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा और राज्यसभा। उम्मीद है कि अब आपको यूनियन गवर्नमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही BCA सेकेंड सेमेस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आसान लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में यूनिट 3 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।